दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में। अब हमने पढ़ लिया था सारंगपुर के युद्ध तक। अब हम शुरू करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, सारंगपुर के युद्ध के बाद के बारे में। सारंगपुर के युद्ध के बारे में अपन ने बात कर ली थी। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। ये युद्ध महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बीच में हुआ था। जानकारी मिलती है कि इस युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करता है राणा कुंभा और मालवा पर अधिकार कर लेता है। जानकारी मिलती है कि इस विजय की उपरांत राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाता है विजय स्तंभ, या इसी को कहते हैं कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाता है महाराणा कुंभा मालवा विजय के उपरांत। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं इससे आगे। इसके कुछ समय बाद जानकारी मिलती है कि मालवा का शासक महमूद खिलजी, कुछ समय बाद मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन खां मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन 1456 में एक संधि करते हैं। संधि का नाम था चंपानेर की संधि। इस संधि के तहत जानकारी मिलती है कि दोनों राज्यों की सम्मिलित सेना ने आक्रमण करना तय किया मेवाड़ पर। मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर आक्रमण करना तय करते हैं। 1456 की चंपानेर की संधि के अनुसार जानकारी मिलती है कि इस दौरान राणा कुंभा कुतुबुद्दीन से तो संधि कर लेता है और महमूद खिलजी प्रथम को बैराटगढ़ भीलवाड़ा के युद्ध में परास्त करता है। बैराटगढ़ भीलवाड़ा के युद्ध में परास्त करता है मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को। जानकारी मिलती है कि बैराटगढ़ विजय के उपरांत महाराणा कुंभा बदनौर भीलवाड़ा में निर्माण करवाता है कुशाल माता के मंदिर का। कई बार पूछा जाता है कुशाल माता का मंदिर कहाँ है। किस विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखना, बैराटगढ़ विजय के बाद महाराणा कुंभा कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है बदनौर भीलवाड़ा में। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी। ठीक है। चंपानेर की संधि के अनुसार मालवा व गुजरात की सम्मिलित सेना ने आक्रमण करना तय किया था महाराणा कुंभा या मेवाड़ पर। इस दौरान पढ़ाई पढ़ने की महाराणा कुंभा कुतुबुद्दीन से तो संधि कर लेता है और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को बैराटगढ़ भीलवाड़ा के युद्ध में परास्त करता है। इस विजय के उपरांत महाराणा कुंभा बदनौर भीलवाड़ा में निर्माण करवाता है कुशाल माता के मंदिर का। ये थे महाराणा कुंभा के सैन्य अभियान। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद महाराणा कुंभा के बारे में। एक लाइन यहाँ पर जानकारी मिलती है कि 1468 में महाराणा कुंभा के पुत्र उद्दा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग और कटारगढ़ दुर्ग में भी मामा देव कुंड के पास हत्या कर दी जाती है उद्दा के द्वारा कुंभा की 1468 में। अब हम जानकारी लेते हैं महाराणा कुंभा
की उपाधियों के बारे में कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में कुल 108 उपाधियां धारण की थी। इसके जो उपाधियों के बारे में हमें तो जानकारी मिलती है, इसकी उपाधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। बात करिए अपन महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में, तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में कुल 108 उपाधियां धारण की थी। और ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों की जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, और साथ ही साथ दूसरी जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इन दो जगह से इनकी उपाधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा ने कुल 108 उपाधियां धारण की थी। इसकी जो 108 उपाधियां हैं, इनमें से कौन कौन सी उपाधियां जो अपन बार बार अपने से पूछी जाती है, उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इसकी 108 उपाधियों में से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, और संगीतज्ञ होने के कारण इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें भट्टाचार्य कौन था, तो ध्यान रखना भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और महाराणा कुंभा भी एक संगीतज्ञ हुआ करते थे। इसी कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव का अर्थ होता है नया। इसके अलावा आगे अपन बात करें तो महाराणा कुंभा ने उपाधि धारण की थी हिंदू सुल्तान की। हिंदू सुल्तान, महान हिंदू शासक होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी हिंदू सुल्तान की। फिर अगर अपन बात करें आगे तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने उपाधि धारण की थी छाप गुरु की। छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी छाप गुरु की। फिर महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में अगर अपन आगे बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण की थी हाल गुरु। पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी हाल गुरु की। फिर अगर अपन बात करें तो इसके अलावा अन्य उपाधियों में आता है, राणा कुंभा की अन्य उपाधियों में राणा रासो। विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी राणा रासो की। इसकी अन्य उपाधियों में अगर अपन बात करें तो अन्य उपाधियों में एक उपाधि और आती है राजगुरु की। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी राजगुरु की। ये महाराणा कुंभा की मुख्य मुख्य उपाधियां जो उनसे पूछी जाती है कई बार। उपाधियां थी इनकी कुल 108 उपाधियां थी। उपाधियों की जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। 108 उपाधियों में से अपन बात करें कि कौन कौन सी उपाधियां इसकी मुख्य थी तो इसकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने उपाधि धारण की थी अभिनव भट्टाचार्य की। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण क्यों की थी, क्योंकि महाराणा कुंभा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे। दूसरी बात, भट्टाचार्य भी क्या था, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, इसीलिए इन्होंने भी उपाधि धारण की थी अभिनव भट्टाचार्य की, संगीत कला में रुचि के कारण। फिर बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण की थी हिंदू सुल्तान की। हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण क्यों की थी, क्योंकि एक महान हिंदू शासक हुआ करते थे। फिर बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण की थी छाप गुरु की। छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, छाप गुरु की। फिर बात करें तो हाल गुरु की। पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, हाल गुरु की। राणा रासो, विद्वानों का आश्रयदाता या साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी कौन सी, राणा रासो की। राजगुरु, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होने के कारण इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, राजगुरु की।
अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला की अगर अपन बात करें तो कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है वीर विनोद के लेखक वीर विनोद पुस्तक के लेखक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार जो जानकारी मिलती है उसमें वीर विनोद में लिखा गया है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 32 दुर्गों का निर्माता कौन था, तो कौन था? महाराणा कुंभा। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माता था? 32 दुर्गों का निर्माता था। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है किसको? महाराणा कुंभा को। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में कि महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, जो राजसमंद में स्थित है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो कार्य किया गया था वो इनके प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन मिश्र की देखरेख में किया गया था। मंडन मिश्र की देखरेख में किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। अब अपन बात करते हैं इसकी अन्य स्थापत्य कलाओं के बारे में। तो अन्य स्थापत्य कलाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसके अलावा महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था असलगढ़ दुर्ग। स्थापत्य कला में आगे देखते हैं तो निर्माण करवाया था असलगढ़ दुर्ग। असलगढ़ दुर्ग स्थित है आबू सिरोही में। फिर अपन बात करें तो महाराणा कुंभा ने ही निर्माण करवाया था बसंतगढ़ दुर्ग का। बसंतगढ़ दुर्ग, ये बसंतगढ़ दुर्ग स्थित है सिरोही में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि बसंतीगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है इसके अलावा महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था भोमट दुर्ग का। भोमट दुर्ग स्थित है उदयपुर में। भोमट दुर्ग कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था बैराटगढ़ दुर्ग का। बैराटगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बैराटगढ़ का किला कहाँ है? भीलवाड़ा में। फिर अगर अपन बात करें महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में तो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अपन स्थापत्य कला में पढ़ा कि वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है कुंभा को। फिर अगर अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आधुनिक निर्माता कहा जाता है किसको? कुंभा को। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो महाराणा कुंभा के बारे में अपन ने पढ़ा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था?
महाराणा कुंभा ने अपने प्रसिद्ध वास्तुकार मंडल मिस्र की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर अगर अपन बात करें तो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। फिर अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था बसंतगढ़ दुर्ग का, जो सिरोही में स्थित है। इसी क्रम में महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था बोमट दुर्ग का, जो उदयपुर में स्थित है। फिर निर्माण करवाया बैराटगढ़ दुर्ग का, जो भीलवाड़ा में स्थित है। ये महाराणा कुंभा की अपन मुख्य स्थापत्य कला के बारे में बात करें। अब अपन देखें कि महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था किसका? विजय स्तंभ का। अब अपन पढ़ते हैं विजय स्तंभ के बारे में। अपन बात कर रहे हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो ध्यान रखना, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब अपन देखें विजय स्तंभ के बारे में। ये कुछ इस प्रकार का विजय स्तंभ, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर के 1448 के मध्य करवाया था। महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया था? तो मैंने बताया था, मालवा विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का महमूद खिलजी प्रथम पर विजय प्राप्त करने के बाद। 9 मंजिला इमारत है। जानकारी मिलती है कि यह 120 से 122 फुट ऊंचा है। कई जगह 120 भी मिलेगा तो कई जगह 122 भी, तथा 24 फुट चौड़ा है। इसकी चौड़ाई मिलती है 22 से 24 फीट। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के इस प्रकार चारों तरफ अनेक मूर्तियों का संग्रहण है। अनेक प्रकार की मूर्तियों का संग्रहण है। मूर्तियों के संग्रहण के कारण ही इस विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर। मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को। फिर अगर अपन बात करें तो इसी क्रम में बात करें तो इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। विश्वकोश भी कहा जाता है इसी विजय स्तंभ को। जानकारी मिलती है कि इस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर 1857 के समय में बिजली गिर गई थी। आकाशीय बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने के कारण ये 9वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी। उल्लेख मिलता है कि इस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसकी 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। पुनर्निर्माण करवाया जाता है महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। फिर जानकारी मिलती है इसी विजय स्तंभ के बारे में कि राजस्थान की यह पहली इमारत है जिस पर भारत सरकार द्वारा 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की पहली इमारत जिस पर भारत सरकार द्वारा 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ पर। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है
इसी विजय स्तंभ के बारे में कि इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। कई जगह इसके बारे में 8वीं मंजिल के बारे में भी जानकारी मिलती है कि 8वीं मंजिल पर लिखा गया है। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ के जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार कौन थे? इसके विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ के वास्तुकार बताए गए हैं जेता, नापा, पोमा और पुंजा। जेता, नापा, पोमा और पुंजा इस विजय स्तंभ के क्या थे? वास्तुकार थे। जानकारी मिलती है कि इस विजय स्तंभ पर ही, यही विजय स्तंभ पर स्थित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यहीं पर स्थित है। जानकारी मिलती है कि यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचनाकार था, ये रचनाकार था कवि अत्रि। कवि अत्रि इसका रचनाकार था और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा करने का श्रेय कवि अत्रि के पुत्र कवि महेश भट्ट को है। कवि महेश भट्ट को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचना पूरा करने वाला महान विद्वान। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में, तो जानकारी मिलती है कि इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो निर्माण कार्य हुआ था 1440 से लेकर के 1448 में। इसे विजय स्तंभ, इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ? तो ध्यान रखना, मालवा पर विजय के उपरांत इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। विजय प्राप्त की तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है? कीर्ति, यश प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ। फिर इसी को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसी को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। ये सभी नाम विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ ये एक के ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। इसके बारे में अपन एक बार पुनः चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ये स्तंभ। 122 फुट ऊंचा है, कई जगह 120 भी मिलती है इसकी ऊंचाई। 24 फीट चौड़ा है, 9 मंजिला इमारत है। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। इस विजय स्तंभ पर अनेक प्रकार की मूर्तियों का संग्रहण होने के कारण इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का अजायबघर भी किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर भारत सरकार द्वारा 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था। फिर बात करें तो जानकारी मिलती है कि इसकी 9वीं मंजिल पर 1857 के समय आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये ध्वस्त हो गई थी और इसका पुनः निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। फिर जानकारी मिलती है कि इसकी 30वीं मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सा शब्द? अल्लाह शब्द लिखा गया है 9 बार अरबी भाषा में। फिर अगर अपन बात करें तो इसी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ पर अंकित स्थित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका रचनाकार था कवि अत्रि और उसका पुत्र कवि महेश भट्ट। फिर जानकारी मिलती है कि इस विजय स्तंभ का जो निर्माण वास्तुकार थे, वास्तुकारों के बारे में बात करें तो इसके वास्तुकार थे जेता, नापा, पोमा और पुंजा। इसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ और इसी को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। अब अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा के
दरबारी विद्वानों के बारे में कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों के बारे में अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के दरबार में चित्रकला का गुरु जैनाचार्य हीरानंद विरासते। महाराणा कुंभा के दरबार में चित्रकला के प्रसिद्ध गुरु जैनाचार्य हीरानंद विरासते थे। फिर अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के दरबार में इनका प्रसिद्ध लेखक था दरबारी लेखक कान्हा व्यास। कान्हा व्यास प्रसिद्ध लेखक था, दरबारी लेखक। जानकारी मिलती है कान्हा व्यास के बारे में कि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि एकलिंग महात्म्य 2 भागों में विभक्त है। इसके 2 भाग हैं, जिसके एक भाग की रचना स्वयं कान्हा व्यास ने की थी। 2 भागों में से एक भाग की रचना तो इसी पुस्तक का एक भाग जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने की थी। एकलिंग महात्म्य के बारे में जानकारी मिलती है कि एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने की थी, जो महाराणा कुंभा का दरबारी लेखक था। यह एकलिंग महात्म्य 2 भागों में विभक्त है, जिसके एक भाग की रचना स्वयं कान्हा व्यास ने की थी, तो इसके दूसरे भाग की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। जानकारी मिलती है इसके बारे में कि महाराणा कुंभा के द्वारा एकलिंग महात्म्य के जिस भाग की रचना की गई थी उसे राजऋण के नाम से जाना जाता है। राजऋण कहा जाता है महाराणा कुंभा द्वारा रचित भाग को। फिर आगे अपन बात करें तो इसके दरबारी विद्वानों में अपने को जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के दरबार में इसका प्रसिद्ध वास्तुकार विरासता था मंडन मिश्र। तो इसके अलावा इसके अन्य अगर अपन बात करें दरबारी विद्वानों के बारे में तो जानकारी मिलती है कि इसी के दरबार में विरासता था प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव। आगे अगर अपन बात करें तो जानकारी मिलती है कि इन्हीं के दरबार में विरासता था जयचंद्र सूरी। ये महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। चित्रकला का दरबारी विद्वान था जैनाचार्य हीरानंद। फिर अगर बात करें तो इनका दरबारी लेखक था कान्हा व्यास, जिसने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। यह एकलिंग महात्म्य 2 भागों में लिखित है, जिसके एक भाग की रचना स्वयं कान्हा व्यास ने की थी, तो दूसरे भाग की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित भाग राजऋण के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें तो इन्हीं के दरबार में विरासता था इनका प्रसिद्ध वास्तुकार या शिल्पी मंडन मिश्र। फिर बात करें तो इन्हीं के दरबार में था प्रसिद्ध सोमदेव और जयचंद्र सूरी। ये इनके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे।